Recording. Lecture 9. Rotation in complex plane, that is also known as Koni's method. तो ये टॉपिक को ध्यान से जरा देखो, ठीक है, क्योंकि और दो टॉपिक बाकी है और दोनों ही टॉपिक थोड़े से टिपिकल लेवल में है, तो अगर ध्यान से देखोगे तो बेटर है कि अगर मैं आर्गुमेंट ऑफ z माइनस z1 बाय z माइनस z2 लिखता हूं तो ज्योमेट्रिकली ये क्या दिखाता है। तो ये तो तुम जानते हो, दिस इज नथिंग बट आर्गुमेंट ऑफ z माइनस z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z माइनस z2। इसका मतलब है कि अगर ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, z माइनस z1 z माइनस z2, तो z ये ले लेता हूं, ये z1 ले लेता हूं और इसे 2 मिनट को आर्गुमेंट ऑफ फाइनल माइनस इनिशियल करता हूं, z1 माइनस z बाय z2 माइनस z। तो इसे क्या लिख सकता हूं, आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस z माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2 माइनस z। तो z1 माइनस z जो है ये मुझे, अब मैं वेक्टर का नाम बोलूंगा, हाँ, ये p ऑफ z है, ये a ऑफ z1 है, तो ये जो वेक्टर है ये इंक्लिनेशन pa वेक्टर का देगा। मतलब अगर ये एंगल थीटा है और यहां से और एक लेके जाता हूं, ये z2 है, ये pb है, तो ये जो है ये तुम्हें pb देता है। तो इसका मतलब है कि अगर ये एंगल थीटा है तो अल्टीमेटली तुम क्या ले रहे हो, z माइनस z1 क्या होगा, ये आर्गुमेंट जो है, आर्गुमेंट जो था वो जो x एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता था ये थीटा है, तो ये एंगल हो जाएगा अल्फा माइनस थीटा, मतलब एंगल कितना, ए पी बी। समझ में ना, तो एंगल ए पी बी, तो ये वाला जो एंगल है, ये जो एंगल है, अगर मैं इसको बीटा नाम दे दूं तो ये बीटा होगा। मतलब अब अगर मैं ट्रायंगल में, सपोज ये ट्रायंगल बनाता हूं, ट्रायंगल ए बी सी, मुझे ये एंगल ए चाहिए, तो मैं एंगल ए अगर लिखना चाहूं तो सबसे पहले मार्क तुम एंटी क्लॉकवाइज करना, क्योंकि वो पॉजिटिव होता है। ये आर्गुमेंट ऑफ कौन सा वेक्टर, मैं वेक्टर के टर्म में लिखूंगा, मेरे लिए आसानी होगा, दोनों आउटवर्ड वेक्टर लेता हूं, तो ए सी वेक्टर डिवाइडेड बाय ए बी वेक्टर। हाँ, मतलब आर्गुमेंट ऑफ ए सी वेक्टर कैसा दिखेगा, अगर ये z1 है, ये z2 है और ये z3 है, तो कैसा दिखेगा, z2 माइनस z1 डिवाइडेड बाय z3 माइनस z1। एंगल बी कैसा दिखेगा तब, आर्गुमेंट ऑफ बोलो, ये वाला तो एंटी क्लॉक, इस वाले में मैं कह रहा हूं तो पहले एंटी क्लॉकवाइज लोगे, तो एंटी क्लॉकवाइज कौन सा होगा, ये या ये, तो एंटी क्लॉकवाइज होगा वो तो तुम्हारे पास ये होगा। तो तुम्हें पहले फाइनल वेक्टर कौन सा मिल रहा है, फाइनल वेक्टर तुम्हें ये बी ए मिल रहा है, डिवाइडेड बाय कब, जब इस बीसी को कर रहे हो, मतलब ये आर्गुमेंट ऑफ क्या हो जाएगा, बी ए कैसा दिखेगा, z1 माइनस z3 डिवाइडेड बाय z2 माइनस z3। ठीक है, तो इस चीज को समझो, आगे चलो। तो अब रोटेशन, इसके हेल्प से अब मैं रोटेशन मारूंगा। मतलब सपोज मेरे पास ये एक्स एक्सिस, ये सपोज ये वेक्टर ए बी वेक्टर है, मैंने थीटा डिग्री रोटेट करके मुझे एक नया वेक्टर मिल रहा है, ये वेक्टर यू दे रहा हूं, तो मैं ये कह सकता हूं कि एसी वेक्टर एंटी क्लॉकवाइज में तुम्हें तब मिल रहा है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है रे, जब तुम ए बी वेक्टर में आर्गुमेंट एंगल, अब मैग्नीट्यूड तो सेम है, बस एंगल थीटा चेंज होगा, तो इसीलिए अगर मैं इसे e टू द पावर i थीटा से मल्टीप्लाई करता हूं, क्यों, क्योंकि तब मैं अगर आर्गुमेंट ऑफ ए सी लिखूंगा तो ये मुझे आर्गुमेंट ऑफ ए बी प्लस आर्गुमेंट ऑफ e टू द पावर i थीटा देगा, और अगर मैं
ठीक है, इस डायग्राम को मैं मिटा देता हूं और थोड़ा सा इस टाइप में दिखाता हूं कि सपोज ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये मेरे लिए ए बी था, ये एक्स एक्सिस है, ये अल्फा है, सेम लेंथ में ये मैंने ए सी खींचा और ये एंगल थीटा है। तो आर्गुमेंट ऑफ ए बी क्या हो जाएगा? अल्फा। आर्गुमेंट ऑफ ए बी का आर्गुमेंट क्या है? अल्फा। और ए सी ई टी पर आई थीटा का आर्गुमेंट क्या है? थीटा। तो ये तो अल्फा प्लस थीटा, हाँ ए सी का आर्गुमेंट है, ये है नहीं, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है? अल्फा प्लस थीटा। मगर मैग्नीट्यूड सेम होना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि तुम जानते हो कि जब तुम AC को AB इंटू ई टू दी पावर आई थीटा कहते हो, तो ई टू दी पावर आई थीटा क्योंकि कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा था, इसीलिए मॉड ऑफ ई टू दी पावर आई थीटा का वैल्यू 1 होता है, और हेंस AC इज इक्वल टू AB वेक्टर होगा। तो इसका मतलब अगर मैं तुमसे पूछूं कि मैंने कैपिटल जेट को स्मॉल जेट को ई टू दी पावर आई थीटा से किया, तो इसका मतलब होता है दिस इज द रोटेशन ऑफ, अब मैं वेक्टर का नाम दे रहा हूं, वेक्टर जेट बाय एन एंगल थीटा, क्लॉकवाइज तो नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज तो पॉजिटिव। मतलब अगर मैंने तुम्हें एक इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया ए बी और सी, तो ये वाला एंगल कितना होगा? π/3। इक्विलैटरल ट्रायंगल तो ये लेंथ और ये लेंथ क्या होगा? सेम। दोनों को आउटवर्ड लोगे बी से, अगर मैं बी में कोनी, इसे कोनी मेथड कहते हैं, ठीक है। तो अगर मैं कोनीस एट बी लगाऊं तो मुझे बी ए वेक्टर कब मिलेगा? अगर मैं बी सी वेक्टर को ई टू दी पावर आई π/3 से मल्टीप्लाई करूं। अब बी ए वेक्टर कैसा दिखेगा? अगर ये Z1 है, ये अगर Z2 है, ये अगर Z3 है, तो Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू बी सी वेक्टर कैसा दिखेगा? Z3 माइनस Z2 इंटू ई टू दी पावर आई क्या? π/3। मगर बाय चांसली ट्रायंगल अगर आइसोसेलेस नहीं हो, स्केलिन ट्रायंगल हो, तब क्या करें? अब तो ये सेम नहीं है, ए बी सी, ये एक एंगल होगा, सपोज ये एंगल बी है, तुम बी ए वेक्टर और बी सी वेक्टर के बारे में बोल रहे हो एंटी क्लॉकवाइज, तो तुम्हारा फाइनली तुम्हें कौन सा वेक्टर मिल रहा है? ए बी ए वेक्टर मिल रहा है। कब मिल रहा है बी ए वेक्टर? मगर मैग्नीट्यूड सेम नहीं होने के कारण तब तुम यूनिट वेक्टर, तुम्हें बी ए वेक्टर तब मिलेगा जब तुम बी सी वेक्टर को ई टू दी पावर आई बी से मल्टीप्लाई करोगे। अब बी ए वेक्टर को क्या लिख सकते हो तब? बी ए वेक्टर डिवाइडेड बाय क्या? मॉडुलस ऑफ बी ए, उसका बी सी बाय क्या? मॉडुलस ऑफ बी सी इंटू ई टू दी पावर क्या? आई बी। मतलब सपोज मैंने अब एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल दे दिया तुमको, तो ये π/4 हो जाएगा। ये लेंथ है, ये लेंथ है, तो ये लेंथ क्या हो जाएगा? √2a। ये a है, ये b है, ये c है। सपोज a u वेक्टर है, b v वेक्टर है, c w वेक्टर है। तो अगर मैं कोनी b में लगाना चाहूं तो एंटी क्लॉकवाइज तो ये होगा। मतलब फाइनली मुझे कौन सा वेक्टर मिल रहा है? दोनों को b से आउटवर्ड रे, याद रखना, हाँ, या तो दोनों आउटवर्ड या तो दोनों इनवर्ड, किसी एक में फिक्स करोगे। मतलब तुम्हें कौन सा वेक्टर? तुम्हें वी ए वेक्टर कब मिला? जब तुम्हें, मगर क्या दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है? नहीं है, क्योंकि ये वेक्टर √t है, तो इसलिए क्या करोगे? मतलब तुम अब बी ए वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे, ए इज इक्वल टू, जब तुमने बी सी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया √a इंटू ई टू दी पावर आई क्या? π/4। मगर वही अगर मैं ए में लगाऊं तो क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो इसलिए मैं ए में अगर लगाना चाहूं तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कैसा होगा? ये नहीं, ये क्लॉकवाइज हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो मुझे यहाँ पे, क्योंकि मैं जानता हूं कि AC का मैग्नीट्यूड और AB का मैग्नीट्यूड सेम है, इसलिए AC वेक्टर मुझे मिलेगा अगर मैं AB वेक्टर को ई टू दी पावर आई π/2 से मल्टीप्लाई करूं। तो AC वेक्टर कैसा दिखेगा? W माइनस यू। AB वेक्टर कैसा दिखेगा? V माइनस यू इंटू ई टू दी पावर आई क्या? π/2। किसी को लिखना है तो लिख लो ये,
ध्यान से देखो, फिर आपको समझ में जाएंगे। यहाँ पे यही चीज करना है, एलिमिनेट करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट कुछ देर तक तुम लोग यही देखो। चलो, consider the square ABCD such that Z1, Z2, Z3, Z4 represented vertices A, B, C and D. Express Z3, Z4 in terms of Z1 and Z2. चलो शुरू करते हैं। तो एक फिगर है, कुछ दिया हुआ नहीं है, तो ए एंटी क्लॉकवाइज में लिया जाता है, ए बी सी डी। ए का वैल्यू Z1, बी का वैल्यू Z2, सी का वैल्यू Z3, डी का वैल्यू Z4। तुम्हें करना क्या है, तुम्हें Z4 को किसके टर्म में लेके जाना है, Z1 और Z3 के टर्म में। अगर ये स्क्वायर है तो इनका लेंथ क्या होगा, ए। ये एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। ये और ये, तो दोनों अगर सेम है तब तो तुम डायरेक्टली बोल सकते हो तुम्हें एडी वेक्टर कब मिलेगा, जब तुम्हें एडी वेक्टर कब मिलेगा, जब तुम ए बी वेक्टर को कितना डिग्री घुमाओगे, ई टी डी पर आई क्या, π/2। तो ए डी वेक्टर को क्या लिख सकते हो, Z4 माइनस Z1। ए बी वेक्टर को क्या लिख सकते हो, और ई टी डी पर आई π/2 क्या हो जाएगा, cos π/2 प्लस क्या, आई sin π/2। तो दिस मीन्स Z4 माइनस Z1 का वैल्यू क्या, Z2, और cos π/2 0 प्लस आई। तो दिस इम्प्लाइज Z4 इज इक्वल टू क्या, Z1 प्लस Z2 माइनस Z1 इंटू क्या, आई इज इक्वल टू क्या, 1 माइनस आई टाइम्स ऑफ Z1 प्लस Z2। कितना आसान है, देखो आया समझ में, आया ना रे, कहीं डाउट है तो बोलोगे। तो इसका मतलब है अब ए बी सी है तो ये स्क्वायर है, तो अगर मैं ये ज्वाइन कर देता हूं तो ये अगर एंगल ए है, ये ए लेंथ है, तो ये क्या हो जाएगा, √2 है। ये अब एंगल कितना आया, π/4। ये क्या आया, Z3। ये क्या आया, Z1। ये क्या आया, Z2। तो क्या कर सकते हो, तो कौन सा वेक्टर, वेक्टर को आउटवर्ड लो तो तुम्हें कौन सा वेक्टर मिल रहा है, एसी वेक्टर मिल रहा है। कब मिल रहा है, अगर तुमने ए बी वेक्टर को कितना डिग्री से मल्टीप्लाई कर दिया, π/3। तो एसी वेक्टर कैसा दिखेगा, Z3 माइनस Z1 इज इक्वल टू ए बी कैसा दिखेगा, Z2 माइनस Z1 इंटू ई टू दी पावर आई क्या, π/3। तो इससे Z3 का वैल्यू निकाल, सॉरी π/3 नहीं होगा, ये मैंने गलती किया, ये π/4 होगा, सॉरी ये π/4 होगा। तो Z1 प्लस Z2 माइनस Z1 ई टू पावर π/4 मतलब cos π/4 प्लस कितना, आई sin π/4। मैंने गलती किया ना, सॉरी। हाँ देखो मेरा कंसंट्रेशन अलग जगह था। तो क्या कर सकते हो, नहीं, क्योंकि दे आर नॉट ऑफ सेम लेंथ। क्या सेम लेंथ है, नहीं, दे आर नॉट ऑफ सेम लेंथ। अगर वो सेम लेंथ नहीं है तो क्या होगा, एसी वेक्टर को किससे डिवाइड करोगे, उसके मैग्नीट्यूड से, तो कितना हो जाएगा, √2 इज इक्वल टू ए बी वेक्टर को किससे डिवाइड करोगे, ए से, इंटू ई टू दी पावर आई क्या, π/4। तो एसी वेक्टर को क्या लिख सकते हो, AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2 टाइम्स ऑफ ए बी इंटू ई टू दी पावर आई क्या, π/4। तो AC वेक्टर हो जाएगा Z3 माइनस Z1, ए बी वेक्टर हो जाएगा Z2, और ये हो जाएगा cos π/4 प्लस आई sin π/4। अब वैल्यू डाल देना, आंसर आ जाएगा। किसी को देखना है तो देख लो, फिर आगे चलते हैं। आगे चलो, सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। If Z1, Z2, Z3 are the vertices of equilateral triangle, then prove that फलाना। तो फिर से वही चीज क्या बोल रहा है, कह रहा है कि A Z1, B Z2 और C Z3 दिया हुआ है, और इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो सबका लेंथ सेम होगा। तो एंटी क्लॉकवाइज में ये एंगल क्या होगा, π/3। तो अगर मैं रोटेशन एट B लगाऊंगा तो क्या बोलोगे,
तुम्हें कौन सा वेक्टर मिल रहा है फाइनली, तुम्हें फाइनली कौन सा वेक्टर मिल रहा है, तुम्हें BA वेक्टर मिल रहा है। कब मिल रहा है, जब तुम किसको घुमा रहे हो, तुम BC वेक्टर को घुमा रहे हो, कितना, π/3। मतलब BA वेक्टर को क्या लिख सकते हो, Z1 माइनस Z2, वही लिखोगे ना, फाइनल माइनस इनिशियल, इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सबका मैग्नीट्यूड क्या है, सबका मैग्नीट्यूड इक्वल है क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो BC वेक्टर कैसा दिखेगा, Z3 माइनस Z2 इंटू e⁻I क्या, π/3, मेक इट नंबर 1। अब C में कैसा दिखेगा तब, अगर मैं C में एंटी क्लॉकवाइज लूं तो देखो, अब वही तुम्हें देखना है, क्या इसमें π/3 का मतलब होता है √3 आना चाहिए था, क्या इस वाले टर्म में तुम्हें √3 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसका मतलब है इससे एक्सपेंड करने से मेरा काम नहीं होगा, क्योंकि e⁻π/3 में मुझे √3/2 मिलेगा। तो ये मुझे एलिमिनेट करना है। तो ये एलिमिनेट करने का और एक तरीका है, अगर मैं कोनी मेथड C में लगा दूं, मतलब रोटेशन एट अगर मैं C में लगा दूं, अगर मैं C में रोटेशन लगा दूं, तब तुम क्या बोल सकते हो, CB वेक्टर कब मिलेगा, अगर CA वेक्टर को कितना डिग्री घुमाओगे, e⁻I π/3, तो CB वेक्टर क्या हो जाएगा, CB वेक्टर मिल रहा है ना तुम्हें, तो ये फाइनली है Z2 माइनस Z3 इज इक्वल टू CA क्या मिल रहा है, Z1 माइनस Z3 इंटू क्या, e⁻I क्या, π/3, मेक इट नंबर 2। तो अगर तुम 1 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो क्या फायदा होगा, क्या ये कैंसिल हो जाएगा, तो तुम्हें क्या मिला तब, Z1 माइनस Z2 डिवाइडेड बाय क्या, Z2 माइनस Z3 इज इक्वल टू क्या, Z3 माइनस Z2 डिवाइडेड बाय क्या, Z1 माइनस Z3। समझ में आ रहा है ना, ये को डिवाइड कर दिया। अब इनको अगर तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें मिलेगा Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर इज इक्वल टू Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1। खेला खत्म। ध्यान से देखना है तो देख लो, फिर आगे चलते हैं। आया समझ में, ठीक है, चलो नहीं आया तो और एकदम नहीं। पढ़ के देखो, द कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2 Z3 सेटिस्फाइज Z1 माइनस Z3 बाय Z2 माइनस Z3 इक्वल टू फलाना, द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल व्हिच इज, क्या ट्रायंगल है, मुझे ये चाहिए। अब देखो मैं तुम्हें कुछ बताना चाह रहा हूँ, ये एक इंपॉर्टेंट ट्रिक है, हाँ, कि अगर तुम्हें दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है तो तुम क्या क्या कर सकते हो, तुम एक से बहुत इक्वेशन निकाल, तुम क्या कर सकते हो, तुम मॉडुलस ले सकते हो, तो मॉड Z1 इक्वल टू मॉड Z2, और क्या कर सकते हो, आर्गुमेंट Z1 से एक इक्वेशन आ सकता है, आर्गुमेंट Z2, और कभी कभी जरूरत पड़ा तो कॉन्जुगेट ले लेना, तो अब तुम्हें कुछ मिल सकता है। मतलब ये सब अलग अलग तरीके हैं कि तुम किस टाइप से एक इंफॉर्मेशन से और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ला सकते हो, मतलब खजाना है कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर। रियल नंबर जैसा नहीं है कि x इक्वल टू 2 तो वो x इक्वल टू 2 ही है, यहाँ पे बहुत कुछ होता है इसके अंदर। तो जैसे यहाँ पे क्या यहाँ पे कह रहा है कि ये जो है ये, ठीक है, ये जो है ये दिया हुआ है, नहीं मैं लिख भी सकता हूँ, ये बस तुम्हारा कंसंट्रेशन लाने के लिए मैंने ये किया है कि चलो देखो ये दिया हुआ है बड़ा सा। अब इससे मैं दो चीज निकाल सकता हूँ इंफॉर्मेशन, क्या बोलूं, एक मॉड ऑफ Z1 माइनस Z3 बाय Z2 माइनस Z3 इज इक्वल टू मॉड ऑफ 1/2 माइनस I√3/2, जो क्या हो जाएगा 1। तो इसका मतलब मॉड ऑफ Z1 माइनस Z3, अब ये तो डिस्टेंस है ना, किसका डिस्टेंस होगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि Z1 Z2 Z3, सपोज A Z1 है, B का fx Z2 है, C का fx Z3 है, तो Z1 माइनस Z2 जो है ये क्या दे रहा है, Z1 माइनस Z3 का तो मतलब ये वाला हो गया ना, इसका लेंथ। तो Z1 माइनस Z3 किसका लेंथ देगा, तो ये AC का लेंथ देगा, इज इक्वल टू Z2 माइनस Z3 किसका लेंथ देगा, Z2 माइनस Z3, तो ये किसका लेंथ देगा, AC इज इक्वल टू क्या, BC। और अब अगर दोनों साइड आर्गुमेंट ले लूं तो आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस Z3 डिवाइडेड बाय Z2 माइनस Z3 इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ किसका 1/2 माइनस I इंटू √3/2। कौन सा क्वाड्रेंट है, X पॉजिटिव है Y नेगेटिव है, तो कौन सा फोर्थ क्वाड्रेंट। इसका आर्गुमेंट निकालोगे तो -60 डिग्री निकलेगा।
तो ये कौन सा आर्गुमेंट निकाला, आर्गुमेंट Z1 माइनस Z3। देखे तो Z1 माइनस Z3 मतलब AC, और Z2 माइनस Z3 मतलब आर्गुमेंट ये वाला। चलो, तो ये वाला क्या एंगल हो गया तब, तो इसका मतलब ये आर्गुमेंट ऑफ क्या हो गया, Z1 माइनस Z3 तुम्हारे पास हो गया AC वेक्टर डिवाइडेड बाय कौन सा, Z1 माइनस Z3, Z1 माइनस Z3, सॉरी तो इनिशियल माइनस फाइनल माइनस इनिशियल ना, तो फाइनल माइनस इनिशियल AC डिवाइडेड बाय BC इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 3, Z1 माइनस Z3, हाँ तो सॉरी, तो ये गलती लिखा ना मैंने। हाँ तो Z1 माइनस Z3 कौन सा वेक्टर होगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि जब मैं CA वेक्टर लिखता हूं तो ये होता है Z1 माइनस Z3। दोनों नेगेटिव में क्यों आ रहा है, तो तुम्हारे पास Z1 CA जो होता है वो Z1 माइनस Z3 CA वेक्टर हो गया डिवाइडेड बाय क्या, CB वेक्टर हो गया इज इक्वल टू कितना, माइनस पाई बाय 3। और ये तो पॉजिटिव में आना चाहिए था, क्योंकि एक्चुअली में यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, इन लोगों ने ये नहीं बोला है कि Z1 Z2 Z3 को क्लॉकवाइज लेना है या एंटी क्लॉकवाइज लेना है। तो Z1 माइनस Z3, वेट हम लेते हैं, हम एक बार देख लेंगे, Z1 माइनस Z3 बाय Z2 माइनस Z3 इज इक्वल टू, ये गड़बड़ है रे इसमें, ये वाले में प्लस होना चाहिए था, ये वाले में प्लस होना चाहिए था, ये वाला प्लस ये वाला प्लस, अब तो सेम हो जाएगा, और ये प्लस होने से ये पाई बाय 3 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये कौन सा एंगल होगा, एंगल ACB कितना, पाई बाय 3। देखो एक्चुअली में कॉन्सेप्चुअली कुछ ऐसा गलत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये क्वेश्चन नहीं बोल रहे हैं हम लोग कि Z1 Z2, मैं अगर यहाँ पे अगर इस चीज को ऐसा ले लेता है, यहाँ पे A, यहाँ पे B और यहाँ पे C, ठीक है, तब क्या बोलते हैं, तब क्वेश्चन जो पहले का था वो भी सही है। हाँ, तो एंगल जो है माइनस पाई बाय 3 ये मतलब ओरिएंटेशन के ऊपर डिपेंड करता है, और वो ओरिएंटेशन दे हैव नॉट गिवन। मगर चलो यहाँ पे हमें क्या मिला था, AC इज इक्वल टू BC, तो ट्रायंगल में क्या मिला, अगर मैंने ABC ले लिया तो मुझे मिला AC और BC लेंथ है, और ये एंगल कितना है, पाई बाय 3। तो हेंस ये क्या ट्रायंगल बनेगा, ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलते हैं। और नहीं, ठीक ही तो था ना, ठीक ही था, ठीक ही था, ठीक ही था, ठीक ही था। मैंने ये गलत दिया ना यहाँ पे, मैं ये ले रहा हूं, मगर यहाँ पे तो उल्टा दिया है ना, यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे दिया है कि CA बाय CB, मतलब तो यहाँ पे CA फाइनल दे दिया ना, तो यहाँ पे तो ये दिया होगा, तो ये तो नेगेटिव में ही होगा, ये माइनस पाई बाय 3 होगा, क्योंकि ना एक्चुअली में होता ही है कि एंटी क्लॉकवाइज ही देना होता है। जब भी सफिक्स को लोगे ना, अगर कुछ मेंशन नहीं है तो एंटी क्लॉकवाइज, हाँ तो सही है रे वो, ठीक है, क्योंकि एंगल CA इज इक्वल टू CAB। हाँ, तो इतना नहीं करके तुम इसे डायरेक्टली भी कर सकते थे, मतलब मेरा कहना है कि इतना नहीं करके तुम इस चीज को अगर ध्यान से देखते, तो यहाँ पे जब तुम देखते हो तो Z1 माइनस Z3, जब मैं इसको A ऑफ Z1 ले लेता हूँ, B को Z2 ले लेता हूँ, C को Z3 ले लेता हूँ, तो Z1 माइनस Z3 AC वेक्टर, तो ये वाला वेक्टर जो होगा, ये वेक्टर हो जाएगा AC वेक्टर डिवाइडेड बाय
Z2 माइनस Z3 ये वेक्टर हो जाएगा BC वेक्टर इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस आई पाई बाय 3। तो AC इज इक्वल टू मतलब वेक्टर के टर्म में सेम ही चीज है, मैं बस वेक्टर के टर्म में बोल रहा हूँ। तो AC BC का रोटेशन है, तो हाँ ठीक है, ये तो क्लॉकवाइज है, तो ये माइनस पाई बाय 3 है। और मॉड अगर लोगे तो ये तो ये तो यूनिट मॉडुलस होता है, क्योंकि ये तो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होता है। तो देख के ही पता चल गया कि मॉड AC इज इक्वल टू क्या, मॉड BC, और एंगल ACB का वैल्यू कितना होगा 60 डिग्री। प्लस माइनस हो वो तो काउंटर क्लॉकवाइज, मगर जब तुम ज्योमेट्री यूज कर रहे हो तब तो तुम डायरेक्टली 60 डिग्री लिख सकते हो। तो हेंस ट्रायंगल जो होगा वो क्या होगा, वो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलते हैं। तो ये ना, ये जो ऊपर ये वाला नहीं रे, ये नहीं, ये जो ऊपर है ना, इससे एज अ रिजल्ट याद रखना, ये वाला ये, हाँ ये कई बार यूज होता है, ये वाला चीज कई बार यूज होता है। मेरे ख्याल में नीचे एक सम मैं कहीं पे लेके आया, अभी देख लेता हूँ, ठीक है, अगर लेके नहीं आया तो। कि अगर ट्रायंगल इक्विलैटरल है तो Z1 इसका, चलो तो ये सम देखते हैं। If Z1 Z2 be non-complex number satisfying the equation इतना, then find the geometrical nature of triangle whose vertices are origin and points representing A of Z1 and B of Z2, ये कह रहा है। तो इसमें वो तुम्हें ऑब्जर्व करना है कि ये वाला वेक्टर Z1 होगा, ये वाला वेक्टर Z2 होगा। मतलब अगर तुम OA वेक्टर बाय OB वेक्टर मुझे लिखना चाहोगे तो देखो यार, एक्चुअली में वेक्टर में डिवीजन डिफाइन नहीं है, मगर यहाँ पे हम लोग क्योंकि कोनी मेथड लगा रहे तो हम ऐसे लिखते हैं, आर्गुमेंट जब लिखते हैं तो OA Z2 बाय Z1 या Z1 बाय Z2 कुछ तुम्हें मिलेगा। तो तुम देखो जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, क्या उसमें से तुम ओरिजिन के रेस्पेक्ट में निकालने के लिए कुछ कर सकते हो, प्लस ट्वाइस Z2 का होल स्क्वायर, मतलब एंटी क्लॉकवाइज तो ये होगा ना। तो इसलिए अगर मैं OB बाय OA लिखना चाहूं, फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये मेरे पास हो जाएगा Z2 बाय Z1, और ये मुझे यहाँ पे मिल रहा है Z2 बाय Z1। अगर मैं सबको डिवाइड कर देता हूं Z1 स्क्वायर से, तब ये 2 टाइम्स ऑफ Z2 बाय Z1 का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ Z2 बाय Z1 प्लस 1 इक्वल टू क्या, 0। तो इससे अब तुम जब अगर Z2 बाय Z1 को सॉल्व करोगे तो 2 प्लस माइनस 2 टू जा 4 माइनस 4 टू जा 8 डिवाइडेड बाय 2, तो मतलब Z2 बाय Z1 इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस आई। तो किसी एक को लेके देखते हैं। तो हेंस सपोज Z2 बाय Z1 को मैं 1 प्लस आई ले लेता हूं। तो पहला मुझे ये बोलो कि आर्गुमेंट ऑफ Z2 बाय Z1 ये क्या होगा। 1 प्लस आई का आर्गुमेंट कितना आया, पाई बाय 4। तो Z2 कौन सा वेक्टर था, मतलब तुम तो इसे ऐसा लिख सकते हो ना कि Z2 माइनस 0 बाय Z1 माइनस 0 पाई बाय 4। तो Z2 माइनस 0 कौन सा एंगल होगा, ये और ये वाला। तो इसका मतलब तुमने कौन सा एंगल निकाल लिया, एंगल BOA 45 डिग्री निकला। नंबर 2, अब मैग्नीट्यूड मॉड ऑफ, यहाँ पे अगर मैं मॉड दे दूं तो मॉड ऑफ Z2 बाय Z1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ क्या, 1 प्लस आई इस वाले में। तो मॉड ये तो √2 हो गया, तो मॉड ऑफ Z2 इज इक्वल टू क्या, √2 टाइम्स ऑफ क्या, मॉड Z1। तो तुम्हें क्या मिला तब ट्रायंगल AOB में, इसका मतलब तुम्हें ये एंगल 45 डिग्री मिला, ये O है, ये A है, ये B है, और फिर क्या मिला, Z2 का Z2 इज इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ Z1। Z2 का मतलब ये, इसका मतलब Z2 का मतलब हो गया OB का लेंथ इज इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ OA का लेंथ। तो इसका मतलब OB का, अगर OA का लेंथ मैं K ले लेता हूं तो OB का लेंथ कितना आया, √2K। तब कोसाइन फार्मूला लगा के मैं AB का लेंथ निकाल सकता हूँ ना। AB का लेंथ कैसा निकलेगा, OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर माइनस ट्वाइस OA इंटू OB, कितना, cos 45 डिग्री।
ए बी स्क्वायर, तो ओ ए स्क्वायर कितना हो गया के स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर कितना हो गया ट्वाइस के स्क्वायर माइनस 2 इंटू √2 के इंटू कितना 1/√2। तो ये क्या हो गया 3k स्क्वायर माइनस 2k स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर। मतलब ए बी का भी लेंथ कितना आ गया के, तो खेला ही खत्म हो गया। अगर ए बी का लेंथ के और ये √2 के, तो क्या ये पाइथागोरन ट्रिपलेट नहीं है? तो इसका मतलब ये क्या मिला राइट एंगल ट्राइंगल। तो मतलब राइट एंगल ट्राइंगल और आइसोसेलेस, तो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। ध्यान से देखना है तो देख लो, कहीं डाउट है तो बोलो। तो तुम्हें ये पकड़ना होगा कि कहाँ तुम्हें क्या क्या हो रहा है यहाँ पे। Z2/Z1 कैसे निकालो, आगे चलो। चलो, let Z1 Z2 be the roots of the equation इतना where coefficients P and Q may be the complex number। पढ़ के देखो क्या कह रहा है Z स्क्वायर प्लस PZ प्लस Q इज इक्वल टू 0। इसके दो रूट्स हैं Z1 और Z2। let AB represent Z1 Z2 in a complex plane and angle AOB। O ले लेता हूँ, A ले लेता हूँ, B ले लेता हूँ, एंगल AOB इज इक्वल टू अल्फा। OA इज इक्वल टू OB, दोनों का लेंथ सेम है। वेयर ओ इज द ओरिजिन, तो P और Q के बीच में रिलेशन निकालना है। तो यहां से तुम क्या रिलेशन निकाल सकते हो, सम ऑफ द रूट Z1 प्लस Z2 कितना -P, प्रोडक्ट ऑफ द रूट Z1 Z2 इज इक्वल टू कितना Q। और यहां से अगर मैं कोनी मेथड लगाऊं तो ये वेक्टर Z1 है, ये वेक्टर Z2 है, तो OB वेक्टर मुझे क्या मिलेगा, क्योंकि दोनों का लेंथ सेम है। तो OB वेक्टर मुझे तब मिलेगा अगर मैं OA वेक्टर को कितना एंगल घुमाऊं अल्फा, मतलब Z2 मुझे तब मिलेगा अगर Z1 इंटू e⁻I1 अल्फा करूं। तो अगर मैं इसे नंबर 1 ले लूं तो 1 से अब ये कैसा दिख गया था Z1 प्लस Z2 के बदले क्या Z1 इंटू e⁻I अल्फा इक्वल टू क्या -P। मतलब Z1 कॉमन लेता हूँ 1 प्लस e⁻I अल्फा इज इक्वल टू क्या -P। और 2 इंप्लाइज Z1 Z2 मतलब Z1 और Z2 का मतलब क्या Z1 इंटू e⁻I अल्फा इज इक्वल टू क्या Q। तो दिस इंप्लाइज Z1 स्क्वायर इंटू e⁻I अल्फा इज इक्वल टू Q, नंबर 2 और ये नंबर 3। एलिमिनेट किसके बीच में रिलेशन निकालना है मुझे, देखो ना किसके बीच में रिलेशन निकालना है P Q अल्फा के बीच में। मतलब क्या Z1 स्क्वायर को मैं एलिमिनेट कर सकता हूँ यहाँ पे। हाँ, अगर मैं 3 को स्क्वायर करके 2 से डिवाइड कर दूं तो ये कैसा दिखेगा 1 प्लस e⁻I अल्फा का होल स्क्वायर, क्योंकि ये Z1 और ये Z1 स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा। e⁻I अल्फा इज इक्वल टू P स्क्वायर डिवाइडेड बाय Q। तो P स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस e⁻I अल्फा क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस अल्फा प्लस I साइन अल्फा का क्या होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय e⁻I अल्फा, मतलब कॉस अल्फा प्लस कितना I साइन अल्फा इंटू कितना Q। तो दिस इंप्लाइज P स्क्वायर इज इक्वल टू, अब 1 प्लस कॉस अल्फा देख के दिमाग में क्या आ रहा है 2 कॉस स्क्वायर क्या अल्फा बाय 2 प्लस 2I इंटू कितना साइन अल्फा बाय 2 और क्या कॉस अल्फा बाय 2 का होल स्क्वायर, नीचे कॉस अल्फा प्लस क्या I साइन अल्फा मल्टीप्लाइड बाय Q। क्या इसमें कुछ कॉमन आ रहा है 2 टू जा 4 कॉस स्क्वायर क्या अल्फा बाय 2 कॉमन आ गया, तो क्या रह गया कॉस अल्फा बाय 2 प्लस क्या I साइन अल्फा बाय 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे क्या रहा कॉस अल्फा प्लस क्या I साइन अल्फा इंटू क्या Q। क्या इसमें डी मॉर्विस थ्योरम लगेगा, तो डी मॉर्विस थ्योरम क्या था, जो ये 2 है ये आगे आ जाएगा नहीं क्या। डी मॉर्विस थ्योरम क्या था कॉस थीटा प्लस I साइन थीटा टू दी पावर n होने से क्या लिख सकते हो कॉस n थीटा प्लस क्या I साइन n थीटा। तो P स्क्वायर कैसा दिखेगा 4 इंटू क्या कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2, ये कैसा दिखेगा कॉस अल्फा प्लस क्या I साइन अल्फा, नीचे भी क्या दिखा कॉस अल्फा प्लस क्या I साइन अल्फा इंटू Q, ये और ये आपस में क्या हुआ कैंसिल। तो P स्क्वायर का वैल्यू क्या हो गया 4 इंटू क्या कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2 इंटू Q, खेला खत्म। किसी को ध्यान से देखना है तो देख लो, तो जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है उसे मैंने चेंज कर दिया। तो ये कोनी मेथड को खत्म करता है लास्ट एग्जाम में, मगर मेरे ख्याल में वो सम पूरा करने का मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि वो
तो वही वाला सम है जो ऊपर मैंने समझाया था तुम लोग को एक बार। करके देखो इसे, इस वीडियो पॉज करके एक बार खुद लगाओ ना कोनी मेथड क्या बोल रहा है। कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2 Z3 आर द वर्टाइसेस ABC ऑफ अ ट्रायंगल राइट एंगल एट C। तो ये A ले लेता हूँ, ये B ले लेता हूँ, एंटी क्लॉकवाइज में अगर लूंगा तो ये A हो जाएगा, ये B हो जाएगा। B का वैल्यू Z2, A का वैल्यू Z1, C का वैल्यू Z3। ये वाला एंगल π/4। अगर मैं रोटेशन लगाऊं, ये लेंथ है एंड ये लेंथ कितना है √2a। तो अगर मैं रोटेशन एट A लगाऊं तो कौन सा वेक्टर, π/4 एंटी क्लॉकवाइज AC। तो मतलब मुझे AC वेक्टर मिलेगा कब, अगर मैं AB वेक्टर को e⁻⁰ इंटू क्या π/4, मगर लेंथ सेम नहीं है इसलिए AC बाय क्या A और AB बाय कितना √2a। अगर मैं B में लगा दूं तो फिर से एंटी, ये कितना आया π/4 और एंटी क्लॉकवाइज, मतलब BA वेक्टर डिवाइडेड बाय क्या मैग्नीट्यूड ऑफ BA इज इक्वल टू BC वेक्टर बाय क्या मैग्नीट्यूड ऑफ BC इंटू e⁻⁰ क्या π/4। तो BA वेक्टर कितना हो गया, तो BA वेक्टर तुम्हारे पास हो गया, BA वेक्टर तो वो बाद में कर लेते हैं, क्योंकि π/4 खत्म करने के लिए क्या करेंगे, पहले क्योंकि यहाँ पे π/4 खत्म करने के लिए 2 है, मगर तो 90 डिग्री से भी हो सकता है, मगर मेरे ख्याल में 1/2 से भी आ जाए। तो 1/2 करूं तो क्या मिलेगा, BA बाय मॉड ऑफ BA इंटू A बाय AC। मैं फिर से कह रहा हूँ, डिवीजन वेक्टर में डिफाइन नहीं है, मगर यहाँ पे वेक्टर मैं जस्ट अपने सुविधा के लिए ले रहा हूँ। BC डिवाइडेड बाय BC इंटू √2a डिवाइडेड बाय AB। तो BA वेक्टर कैसा दिखेगा, BA वेक्टर तो ये दिखेगा तुम्हें Z2 BA मतलब Z1 माइनस Z2 बाय मॉड BA कैसा √2a इंटू A बाय AC वेक्टर कैसा दिखेगा Z3 माइनस Z1। BC वेक्टर कैसा दिखेगा Z3 माइनस Z2 बाय मॉड BC कितना दिख रहा है A, मॉड BC तो मतलब ये लेंथ हो गया ना, इंटू √2 और मॉड AB कैसा दिखेगा Z1 माइनस Z2। ए कैंसिल कर दो, ये Z1 माइनस Z2 तो क्या मिला तब Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ क्या Z3 माइनस Z2 और क्या Z3 माइनस Z1। खेला खत्म, यही चाहिए था, ध्यान से देखो Z1 और Z3 ठीक है, वो तो हो जाएगा, तो क्या बोलते हैं दोनों को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा। तो हेंस ये कोनी को खत्म करता है। तो अब लास्ट एक टॉपिक बाकी है, वो nth रूट ऑफ यूनिटी है, वो थोड़ा सा हो सकता है बड़ा टॉपिक हो, देखते हैं कितना देर लगता है रिकॉर्डिंग करने में, तो पहले इसे ध्यान से देखना है तो देख लो। चलो